सूरत जो है वो बहुत ही कशीदा है। कुछ चीज़ें, कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ अब, क्योंकि वीडियो सामने आ रही हैं। वो जो लोग अपने घरों में पहुँच रहे थे, जो लोग ज़ख्मी थे, जिनके हाथों में मोबाइल फ़ोन से, वो जब पहुँचे हैं उन्होंने दोबारा जाकर अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज किए, वीडियोज़ देखी, तो उसमें ऐसे मनाज़र सामने आ रहे हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएँ। उस रात को जो कुछ भी डी चौक में हुआ उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। लोग इसको जलियांवाला बाग वाले वाक़े के साथ, जहाँ जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों को घेर कर मारा था, लोग एहतजाज कर रहे थे, चारों तरफ से घेर कर जनरल डायर ने लोगों के ऊपर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था। तारीख में ऐसा दूसरा कोई वाक़या नहीं मिलता, और इस वाक़े को लोग उसके साथ तशबीह दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी हैं। जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे उनका ये कहना है कि लोगों के पीछे भाग भाग कर उनको मारा गया है और लोग अपनी जान बचाते फिर रहे थे। और कुछ इंटरव्यूज़ तो अब ऐसे सामने आए जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि जिसको गोली लगती थी उसका जिस्म का वो हिस्सा ही फट जाता था, यानी बहुत हैवी फायरिंग हो रही थी। उमर अयूब ने हथियार के बारे में बताया, क्योंकि एक स्नाइपर राइफल वहाँ पे जो एहतजाज करने वाले हैं उन्होंने एक स्नाइपर को पकड़ा था और उसके पास स्नाइपर राइफल मौजूद थी। उमर अयूब ने कहा कि रेमिंगटन 700 कैलिबर 308, ये जो 308 है ये कैलिबर G3 का कैलिबर भी यही होता है, और ये हंटिंग राइफल्स भी होती हैं। और इन राइफल्स को जो स्नाइपर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं जंगों में 1 किलोमीटर तक हिट करने के लिए, यानी 500 मीटर से लेके अगर कोई 1 किलोमीटर तक कोई शख्स है तो उसको हिट करने के लिए ये बेहतरीन टारगेट शूटिंग की राइफल होती है, जो कि दहशतगर्दी की जंग में इस्तेमाल होते हैं। ये वेपन सिक्योरिटी इदारों ने तरीके इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ वही हथियार इस्तेमाल किए हैं। इसकी स्पीड 741 मीटर फी सेकंड है। अमेरिका की मशीन गन से रैपिड फायरिंग की गई है, ये भी जनाब उमर अयूब साहब ने कहा है। अब ये जो मनाज़िर सामने आ रहे हैं नाज़रीन, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में भूचाल खड़ा कर दिया है। दुनिया के कई मगरबी ममालिक की असम्बलीज के अंदर, उनकी जो पार्लियामेंट्स हैं उनके अंदर इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। जो यूरोपीय मीडिया है वो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है, अमेरिका में इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके खिलाफ भरपूर अंदाज में आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अगर कोई इसमें कुछ नहीं कर पा रहा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, यानी इमरान खान साहब का मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ज़िले शाह था, एक ज़िले शाह की वो जांबक हुआ और उसके बाद इमरान खान साहब ने लेने के देने पड़ गए थे सबको। इमरान खान साहब ने आज तक कोई ऐसी तकरीर नहीं की जिसमें उन्होंने ज़िले शाह का जिक्र नहीं किया। वो जेल से भी ज़िले शाह का जिक्र करते हैं नाम लेके। अरशद शरीफ और ज़िले शाह, इन दोनों का तस्करा जरूर करते हैं। इमरान खान कहते हैं खून ज़ाया नहीं होना चाहिए, और इमरान खान अपने आदमी के साथ होने वाला जो डैमेज या नुकसान है उसके ऊपर एक कदम भी पीछे नहीं हटता। ये इमरान खान की सोच है। जब एक ज़िले शाह को लेकर इमरान खान ने यह किया था तो यहां तो बहुत सारे ज़िले शाह हैं, या तो इमरान खान साहब के बहुत सारे दीवाने हैं। अभी जो डाटा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि अब उन्होंने तस्वीर और नाम जारी कर दिए हैं, तहरीक इंसाफ ने 12 लोगों के बारे में कंफर्म किया है कि ये 12 लोग कंफर्म शहीद हो गए हैं डी चौक वाले साने में, जबकि मजीद शहादतें हैं जिनके बारे में अभी कंफर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ ने बताया तारिक खान शहीद शांगला से, ताजदीन शहीद चारसद्दा से, मोहम्मद इलियास औरकजई शहीद कोहाट से, इमरान अब्बासी शहीद ये मरी से, और अब्दुल कादिर शहीद ये एबटाबाद से, मुबीन मलिक शहीद एबटाबाद से, अहमद वली मोहम्मद शहीद पशीन से, अब्दुल रशीद शहीद और ये जनाब किला सैफुल्ला से, मलक सदर अली शहीद मर्दान से, मोहम्मद अली शहीद ये भी कोई खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, सरदार शफीक खान शहीद डेरा गादी खान से, और अनीस सत्ती शहीद और ये कोटली से जी और मरी से। यानी जो ज़्यादा शोधा है उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, फिर बलूचिस्तान से और पंजाब से भी कुछ शोधा हैं। मरी के अंदर बताया जा रहा है कि 2 डेड बॉडीज जो है वो मरी में गई हैं। अब तक की इतला के मुताबिक ये 12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंफर्म किए, और तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि इतने लोग नहीं हैं, लाशें इससे ज़्यादा हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया है, जितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, स्पेशली मैं सैल्यूट करूँगा उन तमाम सहाफ़ियों को जो किसी चैनल के साथ भी वाबस्ता नहीं है, लेकिन वो सिटीजन जर्नलिज्म करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर इसकी तफसीलात शेयर कर रहे हैं। अभी एक सहाफ़ी हैं उबैद साहब, उन्होंने जो तफसीलात शेयर की वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। सहाफ़ी उबैद भट्टी साहब ने जनाब इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाई है। वो ये कहते हैं कि ब्लू एरिया जहां गुज़िश्ता रात बर्बरियत से भरपूर ऑपरेशन किया गया, सारा इलाका चंद घंटों में मुकम्मल साफ सुथरा कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफिले की तबाह गाड़ियों को भी नामो निशान उनका यहाँ पे नहीं है, सबूत मिटा दिए गए। कचरे के ढेर से AK-47 और कारतूस के खौल मिल गए, यानी जो गोली चलाई गई वो कचरे के ढेर से उनके खौल मिल रहे हैं। इतनी तेजी से हुकूमत ने सफाई की है और उन्हें यह लगता है कि ये साफ करके खून के धब्बे वो इस कत्लेआम से बच जाएंगे, तो ऐसा होने नहीं वाला। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनके कुछ मुतालबात भी हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने रखी हैं। एक तो उन्होंने कहा जी हमारे 12 लोग फिलहाल हम तस्दीक कर रहे हैं कि वो शहीद हो गए हैं, जबकि हमारी शहादतों की तादाद इससे ज़्यादा है और अभी हम उसके बारे में तहकीकात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ डाटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है क्योंकि लोग बहुत बुरी तरह बिखरे हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हैं जो अपने इलाकों में पहुंचे हैं, लोग डरे हुए हैं। अब डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि कितने लोग हैं जो जख्मी हैं और कितने लोग हैं जो लापता हैं। जो लोग लापता हैं क्या वो गिरफ्तार हैं, क्योंकि हुकूमत भी डाटा नहीं दे रही। लापता लोग या तो गिरफ्तार होंगे या फिर वो शहीद हो चुके हैं, उनकी लाश छुपाई जा चुकी है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी लाशें थी, हमें समझ नहीं आ रही कि वो लाशें कहाँ गई और वो लाशें उठाकर कौन ले गया। ये वहां पे जो नौजवान मौजूद थे, जो सहाफी मौजूद थे, वो भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक रद्द अमल है लीडरशिप के खिलाफ, वो बिल्कुल ठीक है।
मैंने मुकम्मल तस्दीक हासिल की है, बहुत सारे सहाफ़ियों से और एनी शाहिदीन से बात की है, और अब मैं आपके सामने हकायक रख देता हूं। अली अमीन गंडापुर साहब लोगों को क्या कहकर लेकर गए थे, आपको याद है? वो ये कहते थे कि हम नहीं आएंगे तो हमारा जनाजा पढ़ लेना, हमने नहीं आना डी चौक से। यानी अली अमीन गंडापुर को यह पता था कि डी चौक पे गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाएगा। उन्होंने कारकुनों को जज्बाती खिताब के अंदर इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया कि हम मरने के लिए जा रहे हैं, और खुद भी कफन पहन लिया और लोगों को भी कफन पहना दिए। अब अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी लेकर कारकुनों को निकले। रास्ते में बुशरा बीबी ने दावा किया कि मैं अकेली भी रह गई तो मैं वहीं पे रहूंगी, आपने मेरा साथ देना है, आप गैरतमंद हैं। अब वो पश्तून तो गैरतमंद थे, वो तो वहां खड़े हो गए, उन्होंने तो गोलियां भी खा ली। अली अमीन गंडापुर जो मरने का दावा करके गए थे, अली अमीन गंडापुर नहीं खड़े हुए, वो बुशरा बीबी को लेके वहां से निकल गए। और वो मैंने वीडियो देखी है, उसके अंदर जो बेचारे नौजवान वहां पे खड़े थे, अपनी जान कुर्बान कर रहे थे, वो इनकी गाड़ी को पत्थर मार रहे थे, इनकी गाड़ी को हाथ मार रहे थे, इनके ऊपर लानत भेज रहे थे कि तुम हमें छोड़कर यहां भाग रहे हो, वो हमें यहां मौत के मुंह में छोड़कर तुम भाग रहे हो, तुमने तो हमारे साथ खड़े होना था, हम तो तुम्हारे साथ चलकर आए थे, तुमने तो क्यादत करनी थी। आप एक बात पे गौर करें नाज़रीन, एक बंदा ऐसा नहीं है एमपीए, एमएनए, सेनेटर या पार्टी का कोई ओहदेदार जिसे गोली लगी हो, एक बंदा ऐसा नहीं है। और भाई किसी बंदे को गोली लगती, किसी इंपॉर्टेंट आदमी को रोला तो डलता, ये सारे वक्त से पहले ही भाग गए। अब शेर अफजल मरवत साहब का स्टेटमेंट आया, सलमानी टोपी तो नहीं पहनी हुई थी अली अमीन गंडापुर ने या बुशरा बीबी ने कि वो गायब हो जाते, भाई वो गोलियों के सामने नहीं ठहर सके, तो उन्होंने तो पता नहीं पहनी हुई थी या नहीं पहनी हुई थी। शेर अफजल मरवत साहब के पास जरूर थी सलमानी टोपी, क्योंकि एक मखसूस वक्त के बाद वो वहां किसी को दिखाई नहीं दिए। मैंने मल्टीपल लोगों से पूछा कि जी वो वहां पे थे, उन्होंने कहा जी नहीं वो वहां से चले गए थे, और बहुत सारे और लीडर भी वहां से लड़ के चले गए थे, क्योंकि कोई भी डी चौक नहीं जाना चाहता था। अली अमीन गंडापुर साहब ने डी चौक ना जाने की अपनी जिद एक मरतबा फिर पूरी की है, वो डी चौक तक नहीं पहुंचे, वो डी चौक से 1 किलोमीटर दूर रहे हैं, और वो 1 किलोमीटर दूर जो फासला है वहीं से फिर वो वापस निकले हैं और बुशरा बीबी को लेकर गए हैं। दावा ये कर रहे हैं कि मैं उनको नहीं छोड़ सकता था, वो गिरफ्तार हो सकती थी। अब मामला यह है कि बुशरा बीबी फिर बताएं ना कि उनको जबरदस्ती ले जाया गया। कल अली अमीन गंडापुर साहब ने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के अंदर जानबूझकर बुशरा बीबी को ट्रैप करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि आप बताएं ना कि मैं आपको जबरदस्ती लेकर गया था, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा यह बात मैं इमरान खान के सामने करूंगी, उन्हें यह बात करनी चाहिए। अब उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है नैब, और वज़ीर आला हाउस भी गई है, और गिरफ्तार तो अल्टीमेटली उनको यह कर लेगा निजाम, क्योंकि अब मुझे कुछ चीजें बड़ी क्लियरली समझ आ गई हैं। क्योंकि देखिए ये एक लिमिट थी कि गोली नहीं चलाई जाएगी, लेकिन वो लिमिट अब क्रॉस हो गई है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का निजाम, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत अब ये समझ चुके हैं कि किसी सूरत भी उन्होंने इमरान खान को नहीं आने देना। तो इमरान खान को रोकेंगे कैसे? अभी अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील होने जा रही है, उसकी तब्दीली से पहले पहले इन्हें कोई बड़ा खेल खेलना पड़ेगा, वरना इमरान खान इनको नहीं छोड़ेगा। इमरान खान जिसने एक कत्ल को लेकर आज तक इनका गला पकड़ा हुआ है, क्या वो इतने सारे कत्लों के बाद अपनी गिरफ्त छोड़ देगा? क्या वो इसका जवाब नहीं मांगेगा? इसका जवाब उन तमाम लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने ये कत्लेआम किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अजीबोगरीब किस्म के मुतालबात कर रही है। यानी कभी वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस इसके ऊपर सो मोटो ले लें, भाई वो इख्तियार ही खत्म हो गया। ये जो आईनी तरमीम की उसके बाद कानून वगैरह इन्होंने पास किया, जो इन्होंने गेम डाल दी है, अब चीफ जस्टिस कहां ले सकते हैं सो मोटो नोटिस? अदालत तो इनके कंट्रोल में है और मुकम्मल कंट्रोल में है, आप अब कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो आपकी जमात पे पाबंदी लगाएंगे तो आईनी अदालत में मामला जाएगा, आप फारग है, आईनी अदालत आपके खिलाफ फैसला देगी। अगर वो गवर्नर राज लगाएंगे, आईनी अदालत में केस जाएगा, आईनी अदालत आपके खिलाफ फैसला देगी, आप बिल्कुल फारग है। अली अमीन गंडापुर को लोग जो है वो बहुत गुस्से में है उसके खिलाफ, और लोग ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े दावे करके हमें ले गए और वहां से ये हमें छोड़कर भाग आए। अली अमीन गंडापुर ज्यादा कुछ ना करते, 2 लाशें अपनी गाड़ी में उठा लाते या जख्मियों को अपनी गाड़ी में डाल कर ले आते। कुछ तो अली अमीन गंडापुर ऐसा करते, अपने लोगों का उनके अंदर दर्द था तो वो रुकते, देखते कौन जख्मी हो रहा है, किसे गोली लग रही है। अली अमीन गंडापुर में शर्तिया आपको कहता हूं, ये पैदल चल के ऐसे जाता ना, गोली चलना बंद हो जाती, क्योंकि वजीर आला को गोली नहीं मारी जा सकती। मुझे नहीं लगता कि ये निजाम वजीर आला को गोली मार देता। वजीर आला को गोली मार देता तो बात ही खत्म हो जाती, फिर मामला कहीं से कहीं चला जाता। एक एमपीए, एक एमएनए, एक सेनेटर या एक कारकुन को गोली नहीं लगी और वहां से ये लोग भाग गए सारे के सारे। कारकुनों को छोड़कर बेयारो मददगार भाई लाशें ही उठा लेते उनकी, वहां से कम से कम पैरा ही दे देते। एक बंदे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है इनके पास अभी तक, और कोई कानूनी रास्ता इन्होंने अभी तक इख्तियार नहीं किया। किसी अदालत में दरखास्त नहीं डाली, किसी पुलिस स्टेशन में इन्होंने दरखास्त नहीं दी, किसी जगह पे किसी किस्म का इन्होंने अपना कानूनी मौकफ नहीं अपनाया। तारुल कादरी साहब के 14 बंदे शहीद हुए थे, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, छोटी सी उनकी जमात है, लेकिन उन्होंने कानूनी एक दायरा खींच दिया था पहले दिन ही कि जनाब अपनी दरखास्त जरूर जमा करवा दें, एफआईआर हो या ना हो, आप अपनी कार्रवाई जरूर शुरू करवा दें, आप थाने कचहरी इन चीजों पे जाएं जरूर, चाहे कार्रवाई हो या ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने क्या किया? अभी तक कख नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हो सकता है कि इस वीलॉग के बाद किसी को गैरत आ जाए, लेकिन अभी तक तो बेगैरती का कंबल ओढ़ा हुआ है। मुझे इसलिए गुस्सा चल रहा है कि आम आदमी यार उसको मरने के लिए छोड़ दिया, आप लोग जाके अपने नरम बिस्तरों के ऊपर सो गए, आप लोग जाके अपनी अयाशी वाले खाने खा रहे हैं और आपके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें दोबारा खत्म नहीं हो रही। मैं कुछ ऐसी चीजें जानता हूं कि जिनको अगर मैं यहां बताऊंगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग और नाराज हो जाएंगे। लेकिन एक चीज और है, जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा किया तहरीक इंसाफ ने। कैसे होगी इंक्वायरी? अब कौन देगा उसमें बयान? अब कैसे आप करेंगे? ये आपको अभी करना है, जो करना है अभी करना है, आप इसको आगे नहीं लेकर जा सकते। अभी डॉक्टर्स भी गवाही दे देंगे, बाद में मैनेज हो जाएंगे। अभी यानी शाहिदीन गवाही दे देंगे, बाद में मैनेज हो जाएंगे। अभी सहाफी गवाही दे देंगे, बाद में मैनेज हो जाएंगे। अभी शवाहिद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मौजूद है, सारे गायब हो जाएंगे। वो जो टूटी हुई गाड़ियां है ना, जो ये उठाकर लेकर, अच्छा वीडियो आई है कि रेंजर्स वाले लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं। यार गाड़ियों ने क्या किया था? गाड़ियां भी दहशत गर्द हैं भाई, गाड़ियां इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि इन गाड़ियों में बैठ के दोबारा कोई ना आए, या आइंदा कोई अपनी गाड़ी ना लेकर आए, क्योंकि हम गाड़ियां, ये
यास्मीन राशिद की जब गाड़ी तोड़ी गई थी ना, तो उस दिन मुझे पता चल गया था गाड़ी इसलिए तोड़ते हैं कि गरीब आदमी के पास गाड़ी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास की पार्टी है, मिडिल क्लास वालों के घर में एक आधी गाड़ी होती है या दो गाड़ियां होती हैं, तो वो उनके लिए बड़ा सरमाया होता है। तो गाड़ियां तोड़ के विजुअल जारी किए जाते हैं, देखो हम गाड़ियां तोड़ रहे हैं, खबरदार आइंदा अगर अपनी गाड़ी सड़क पे निकाली तो या इधर आने की कोशिश की तो वो गाड़ियां तोड़ी और रेंजर्स वालों ने तोड़ी, बाकायदा उनके विजुअल मौजूद हैं, वो अपने यूनिफॉर्म के अंदर रेंजर्स वाले गाड़ियां तोड़ रहे हैं और उन्होंने दर्जनों गाड़ियां तोड़ दी। और ये जो टाउट साहब हैं उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि 100 के करीब बंदों के सर भी खोल दिए और 100-200 गाड़ियां जो है वो भी तोड़ दी, उनका भी कचरा कर दिया। तो ये सारी चीजें अपने मुंह से कह रहे थे, उसको फतह करार दे रहे थे, लेकिन अब सब भाग रहे हैं कि गोली नहीं चली। भी गोली नहीं चली तो आवाज क्या आ रही थी? इंटरनेशनल मीडिया बार बार कह रहा है कि गोली चली है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को अभी तक आगे बढ़ाने में पूरी तरह नाकाम है। कोई इन्होंने तरीकाकार नहीं इख्तियार किया जिसके ऊपर आप ये कहें कि ये तरीकाकार इस मामले में आगे ले जा सकता है या इससे कोई हल निकल सकता है। बहरहाल यहां पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत है, उन्होंने एक राय दी है और ये वो लोग हैं जो बंद हैं लाहौर में कोट लखपत जेल में। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं और उमर सरफराज चीमा साहब हैं। इन लोगों ने जो राय दी है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो कत्ले आम हुआ है 27 और 26 नवंबर की रात को इस्लामाबाद में, मुल्क भर में इसका शोक का ऐलान किया जाए। पूरे मुल्क के गली मोहल्लों में, वार्ड्स के अंदर, यूनियन काउंसिल की सतह पे ताज़ियती इजलास बुलाए जाएं, कुरान खानी किए जाए और आयत करीमा के विर्द के लिए महाफिल मुनक्कद की जाएं। शोहदा के घरों और कब्रों पर हाजिरी दी जाए, अहले खाना से ताज़ियत की जाए। इसके नतीजे में गमो गुस्से और शोक को एक अवामी ताकत में तब्दील किया जा सकता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर कत्लेआम की मुकम्मल तफसीलात सबूतों के साथ पूरी शद और मत से पेश की जाएं। शोहदा का फंड कायम किया जाए, बानी तहरीक की इजाजत से मशरूत है ये चीज़, अगर फंड कायम करना है तो। ये शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने और बाकी सारे लोगों ने जो मैंने आपको नाम लिया, अभी एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, इन सब लोगों ने ये राय दी है। इस राय का एहतराम होना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत है जो इस वक्त भी जाली केसों के अंदर जेलों के अंदर बंद है और बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब जी सो मोटो नोटिस का तो इख्तियार ही नहीं है अदालत के पास, ये आप क्यों मांग रहे हैं? जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी, अब इस मामले में ना एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, ये सारे मामले के अंदर बाकायदा शामिल है। शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से कहा और सब अपने मुंह से जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट को इसके अंदर रख रहे हैं ताकि कल को हम ना फंसे। और एस्टेब्लिशमेंट जिस भी मामले में शामिल होती है उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती, और अगर उसकी इंक्वायरी हो भी जाए तो महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट की तरह उसकी रिपोर्ट कभी भी सामने नहीं आती और इस चीज़ की रिपोर्ट भी सामने नहीं आएगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों में जाकर पूरी ताकत के साथ सड़कों पर अवाम में बयानियां ले जाकर इस मामले को लड़ना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हुए, इमरान खान के लोगों ने इमरान खान के साथ वफादारी की, लेकिन इमरान खान ने जिनको लीडर बनाया, इमरान खान ने जिनको ओहदे दिए, इमरान खान ने जिनको मसनदों के ऊपर बिठाया, उन्होंने इमरान खान के साथ भी वफादारी नहीं की और इमरान खान के जो वफादार उनके साथ गए थे उनके साथ भी वफादारी नहीं की, बल्कि उन्हें अकेला छोड़ दिया, मरने के बाद भी अकेला छोड़ दिया। कौन है जो उनके घरों में जा रहा है? अब तक तो कोई नजर नहीं आ रहा। अभी सलमान अकबर राजा साहब की एक तस्वीर देखी मैंने, वो एक कब्र के ऊपर खड़े हैं, उनके अंदर कुछ इंसानियत बाकी है। ये लोग तो कहीं जा भी नहीं रहे, उनसे मुलाकातें करें, उनको जाके मिलें, उनकी ढारस बंधाएं, उनका हौसला बुलंद करें, उनके साथ बैठ के कुरान खानी करें, वहां खड़े होकर उनके साथ बात करें। लोग अपने शोहदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के अंदर दफना रहे हैं, कब्रों के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा लगा रहे हैं। इसका मतलब आप समझते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अब अगर अली अमीन गंडापुर को रेस्क्यू करना है ना, तो इस निज़ाम को गवर्नर राज लगाना पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा में, जिससे अली अमीन गंडापुर की इज्जत वापस बहाल हो सकती है कि अगर गवर्नर राज लग गया तो एक विक्टिम कार्ड उन्हें मिल जाएगा और उस विक्टिम कार्ड के जरिए से दोबारा अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कुछ गेन कर सकते हैं। एक चीज़ और है नाज़रीन, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हो या मुफ्ती तकी उस्मानी हो, यानी उन्हें वीपीएन तो नजर आता है कि वीपीएन इस्तेमाल करके लोग अपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं, उन्हें कैसे पता कि क्या देख रहे हैं? दूसरा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को यह तो नजर आता है कि उनका गवर्नर जो है वो आधी रात को सड़कों पर फिर रहा है, लेकिन दिन दिहाड़े होने वाला कत्लेआम उनको नजर नहीं आता। ना इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का कोई फतवा आया, ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, कोई इस पर नहीं बोला। बल्कि बहुत सारे दानिश्वर और बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे यजीद के दरबारी नहीं होते थे उस दौर में जो उसकी तारीफें करते थे, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे ना जो हर किस्म के जबर को और जुल्म को जायज़ करार देते थे, वो उस रवायत के ऊपर कायम। मुझे हैरत होती है, सिर्फ कारी जवार बहादुर साहब का मैंने एक स्टेटमेंट देखा, बाकी ज़्यादातर लोग खामोश, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। उलमा इकराम का किरदार इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक है, यानी इससे बुरा हो नहीं सकता। और अब इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया जाएगा। मैं जाते जाते आपको बता दूं, अगले वीलॉग में इसकी तफसीलात में आपको बताऊंगा कि कुछ जगहों से ये इतला आ रही है और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने की सूरत में कितना नुकसान हो सकता है, इसके तखमीने लगाए जा रहे हैं। और दूसरा, एक टास्क फोर्स भी कायम की गई है, कोई रद्दुल फसाद का भी कोई ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो पूरा एक नेटवर्क बनाया जा रहा है किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए। वो टारगेट क्या हो सकता है? अगले वीलॉग में। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।